चैप्टर 9 मेडिकेशंस दैट हेल्प ओसीडी में मदद करने वाली दवाएं। अब किताब के इंटेंसिव सेल्फ हेल्प प्रोग्राम के बाद मेडिकेशन पर चर्चा करती है। किताब का मुख्य विचार यह है कि दवा कुछ लोगों में ओसीडी सिम्टम्स और एंजाइटी को कम कर सकती है, लेकिन इसे बिहेवियरल स्किल्स सीबीटी का रिप्लेसमेंट नहीं मानना चाहिए। ग्रेटर दैन नोट, ये चैप्टर पुराना है, इसलिए इसकी मेडिकेशन डोसेज और कुछ मेडिकल स्टेटमेंट्स को आज की प्रिस्क्राइबिंग गाइडेंस नहीं माना जाना चाहिए। दवा शुरू बंद बदलने का निर्णय साइकियाट्रिस्ट के साथ होना चाहिए। 1. दवा की जरूरत क्यों पड़ सकती है? किताब के अनुसार कुछ लोगों में ओसीडी के साथ डिप्रेशन भी काफी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए सेल्फ हेल्प प्रोग्राम शुरू करने की एनर्जी और डिटर्मिनेशन जुटाना मुश्किल हो सकता है। दवा कुछ लोगों में सिम्टम्स और डिप्रेशन को इतना कम कर सकती है कि वे सीबीटी सेल्फ हेल्प एक्सरसाइजेस करने में सक्षम हो जाएं। लेकिन किताब बार बार यह बात रखती है, मेडिकेशन से राहत मिले फिर भी बिहेवियरल स्किल्स सीखना महत्वपूर्ण है। 2. क्या मेडिकेशन अकेले पर्याप्त है? किताब का उत्तर है, अकेले मेडिकेशन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसके अनुसार मेडिकेशन सिम्टम्स को कम कर सकती है, लेकिन सीबीटी सेल्फ हेल्प व्यक्ति को उन सिचुएशंस और थॉट्स का सामना करना सिखाता है जिनसे वो पहले बचता था। किताब के अनुसार मेडिकेशन जोड़ कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन मेडिकेशन अकेले की तुलना में गेन्स बनाए रखने में अधिक मदद कर सकता है। 3. कौन सी दवाओं का उल्लेख है? किताब मुख्य रूप से SSRIs का उल्लेख करती है। फ्लुओक्सिटीन, प्रोजैक, फ्लुवोक्सामिन, लुवोक्सर्ट्रिलीन, ज़ोलोफ्ट, पैरोक्सिटीन, पैक्सिल, इसके अलावा एक ट्राइसिक्लिक एंटीडिप्रेसेंट क्लोमिप्रामाइन, अनेफ्रेनिल का उल्लेख है। किताब बताती है कि सभी एंटीडिप्रेसेंट्स ओसीडी के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं पाए गए। 4. मेडिकेशन से क्या फायदा महसूस हो सकता है? किताब के अनुसार कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि रिचुअल्स कम होते हैं, ऑब्सेशंस को टॉलरेट करना आसान होता है, थॉट्स आने पर डिस्ट्रेस कम होता है, डेली फंक्शनिंग बेहतर होती है, व्यक्ति रिमेनिंग सिम्टम्स के बावजूद जीवन अधिक सामान्य ढंग से जी पाता है। लेकिन दवा आमतौर पर सारे सिम्टम्स को पूरी तरह खत्म नहीं करती। 5. दवा का असर तुरंत नहीं आता। किताब बताती है कि ओसीडी मेडिकेशंस का थेरेप्यूटिक इफेक्ट धीरे धीरे डेवलप होता है, इसलिए डॉक्टर के साथ मिलकर डोज रिस्पॉन्स साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करना जरूरी है। किताब में दिए गए पुराने प्रोटोकॉल में कुछ मेडिकेशंस के लिए कई सप्ताह लगने की बात कही गई है, लेकिन आज एग्जैक्ट डोज या कितने सप्ताह इंतजार करना है, ये दवा और व्यक्ति के अनुसार साइकियाट्रिस्ट तय करता है। 6. दवा अचानक बंद नहीं करनी चाहिए। ये चैप्टर एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी देता है। मेडिकेशन को अचानक बंद नहीं करना चाहिए। अगर बंद करने का निर्णय लिया जाए तो प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर के गाइडेंस में धीरे धीरे डोज कम की जाती है। किताब ये भी कहती है कि मेडिकेशन कम करते समय सिम्टम्स कुछ हद तक वापस महसूस हो सकते हैं, इसलिए बिहेवियरल स्किल्स की प्रैक्टिस जारी रखना उपयोगी है। 7. क्लोमिप्रामाइन। किताब क्लोमिप्रामाइन, अनेफ्रेनिल को ओसीडी के लिए पुराने प्रमुख मेडिकेशंस में से एक के रूप में प्रस्तुत करती है। उस समय के स्टडीज में इसे प्लेसिबो और दूसरे ट्राइसिक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स की तुलना में ओसीडी सिम्टम्स कम करने में अधिक प्रभावी पाया गया था। लेकिन इसके कई पॉसिबल साइड इफेक्ट्स भी चैप्टर में दिए गए हैं, जैसे ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, स्वेटिंग, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, फटीग, रेसिंग हार्ट आदि। इसलिए यह ऐसी दवा है जिसे फिजिशियन की सुपरविजन में ही लेना चाहिए। 8. SSRIs। किताब इसके बाद SSRIs पर आती है। इनका उद्देश्य सेरोटोनिन सिस्टम पर प्रभाव डालना है। किताब इन्हें सामान्यतः अच्छी तरह टॉलरेटेड मेडिकेशंस के रूप में डिस्क्राइब करती है, लेकिन साइड इफेक्ट्स और इंडिविजुअल रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकते हैं। फ्लुओक्सिटीन। किताब में ओसीडी स्टडीज में सिम्टम रिडक्शन का उल्लेख है। इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स में नॉसिया, स्लीप डिस्टर्बेंस, नर्वसनेस, स्वेटिंग और सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आदि बताए गए हैं। सर्ट्रिलीन। किताब इसे भी ओसीडी के लिए इफेक्टिव SSRI के रूप में डिस्क्राइब करती है। पॉसिबल साइड इफेक्ट्स में हेडेक, इंसोम्निया, नॉसिया, डायरिया और सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आदि शामिल हैं। फ्लुवोक्सामिन। किताब के अनुसार ओसीडी स्टडीज में इससे सिम्टम रिडक्शन देखा गया। पॉसिबल साइड इफेक्ट्स में नॉसिया, इंसोम्निया, ड्राई माउथ, हेडेक और डिजीनेस आदि बताए गए हैं।
पैरोक्सिटीन किताब इसके ओसीडी स्टडीज और पॉसिबल साइड इफेक्ट्स जैसे नोसिया, स्लीपीनेस, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, डिजीनेस और सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स का उल्लेख करती है। 9. चैप्टर का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष किताब अंत में एक महत्वपूर्ण पॉइंट रखती है। मेडिकेशन से एवरेज इंप्रूवमेंट अक्सर पार्शियल होती है। इसीलिए कुछ लोग मेडिकेशन से मिली इंप्रूवमेंट को बिहेवियरल प्रोग्राम (CBT) के साथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी किताब का ओवरऑल मॉडल है, मेडिकेशन कुछ लोगों में सिम्टम्स, डिस्ट्रेस कम, CBT, एक्सपोजर, रिचुअल प्रिवेंशन, OCD के पुराने बिहेवियरल पैटर्न्स को बदलना, लॉन्ग टर्म कंट्रोल की बेहतर संभावना। चैप्टर 9 का सार। इस चैप्टर की मुख्य बात, दवा OCD के सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद कर सकती है, लेकिन OCD से निपटने के स्किल सीखना भी महत्वपूर्ण है। किताब मेडिकेशन को ऐसा टूल मानती है जो कुछ लोगों को इतना स्टेबल कर सकता है कि वे एक्सपोजर, रिचुअल प्रिवेंशन और बाकी सेल्फ हेल्प स्किल्स को प्रभावी ढंग से प्रैक्टिस कर सके। और किताब का अगला हिस्सा है चैप्टर 10, ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द प्रोग्राम से आगे बढ़ना और रिकवरी को बनाए रखना। ये चैप्टर अब मेडिकेशन से वापस रिकवरी के प्रैक्टिकल साइड पर आता है, यानी प्रोग्राम पूरा होने के बाद अपनी प्रोग्रेस को कैसे बनाए रखें और OCD के पुराने पैटर्न्स को दोबारा मजबूत होने से कैसे रोकें।